हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि यहां तक यदि आप आए हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं। यूपीएससी में ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज्यादा होता है और उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज्यादा होता है, ये शायद अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनकी संख्या एक अच्छे खासे लेवल पर आपको देखने के लिए मिलती है। और इसी के लिए आवश्यक होता है कि आप इंडियन ज्योग्राफी को बड़े ही सुंदर मैनर में कंप्लीट करें। और इसको और सुंदर मैनर में कंप्लीट कराने के लिए अभिनव बौरे सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक मैराथन, जो कि लगभग 6 से 7 घंटे की मैराथन रहेगी। इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिक से एडवांस लेवल पर आपको कंप्लीट कराई जाएगी। यानी कि वे स्टूडेंट जिनकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है और वे स्टूडेंट जिनकी नहीं भी कंप्लीट है, दोनों ही इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस मैराथन क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि वे एस्पिरेंट जिनका कंप्लीट है उनका रिवीजन हो जाएगा थॉरली, एक बहुत ही सुंदर मैनर में, और जिनका नहीं कंप्लीट है उनको बेसिक से एडवांस लेवल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ज्योग्राफी का क्या महत्व है और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो इस सीरीज को अवश्य आप अटेंड करें। आप अभी चैनल पर जाएंगे और वहां पर जाकर नोटिफिकेशन को यदि ऑन कर लेंगे तो जैसे ही ये क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि तमाम प्रकार के कार्यों को छोड़कर इस क्लास को अवश्य अटेंड करें। कारण यह है कि मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई वर्क हो सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारा सेशन, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। धुआंधार जलप्रपात मालवा क्षेत्र में है, नर्मदा नदी पर आता है। यानी कि यहां पर एक साइड जलप्रपात दिए गए हैं, एक साइड वो किस ज्योग्राफिकल रीजन में आते हैं उसकी बात की गई है, और एक साइड किस नदी पर वो स्थित है उसकी बात की गई है। 2024 का ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई लोगों ने गलत करके आए थे, यानी कि कई स्टूडेंट थे। और खासकर जब मैं लगा रहा था तो मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया था कि यार 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है तो बड़ा इजी, परंतु यूपीएससी ने जब अपनी आंसर की निकाली तो उसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या कॉन्सेप्ट था, चलिए बताते हैं। धुआंधार जलप्रपात मालवा नदी पर आता है, मालवा क्षेत्र में आता है, नर्मदा नदी पर है। हुंडरू ये छोटा नागपुर पठार पे आता है, बिल्कुल सही है। स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। गरसोप्पा, जिसको हम जोंग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या तो इसको जोंग बोल सकते हैं या फिर अब इसका नया नाम हो गया है महात्मा गांधी जोंग जलप्रपात। ये पश्चिमी घाट पर आता है और नेत्रवती पर है। तो पहले ही मैं बता दूं भाई कि ये कर्नाटक में आता है और ये शरावती नदी पर स्थित है, ना कि नेत्रवती नदी पर। देखिएगा, उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो नो डाउट आपको लग रहा होगा कि भाई धुआंधार मालवा में आता है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। आता कहां पर है, तो ये मेनली एमपी में आता है। एमपी का एक जिला है जिसका नाम है जबलपुर, उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको भेड़ा घाट वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। हुंडरू बिल्कुल सही है कि छोटा नागपुर पठार पर आता है और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा गलत है, और इसके अकॉर्डिंगली आधे से अधिक एस्पिरेंट ने जो ऑप्शन लगाकर आए थे वो था केवल और केवल 2, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन हमारे सही है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है केवल 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्या कारण है? कारण यह है कि जिस नदी का उद्गम जिस रीजन से होता है, जिस क्षेत्र से ये उद्गम लेती है, उस क्षेत्र की यहां पर बात की गई है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार को यहां पर संदर्भित किया गया है। नेत्रवती, तो ये तो गलत ही हो जाता है। नर्मदा नदी जिस एरिया से निकलती है, अर्थात अमरकंटक, यहां पर मालवा पठार ज्योग्राफिकली सही है कि भाई जो जबलपुर वाली बेल्ट है ये मालवा पठार के अंतर्गत आती है, यहीं पर स्थित है। परंतु याद रखिएगा कि अमरकंटक बेल्ट के अकॉर्डिंगली ये गलत हो जाता है और इसीलिए यूपीएससी ने इस ऑप्शन को भी गलत माना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल और केवल 1। ठीक है, ये इस बार 2024 का एग्जाम जिन भी एस्पिरेंट ने दिया होगा, ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन होगा। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, बहुत ही ज्यादा दिमाग इसमें लगाना पड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखिएगा भाई, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अलकनंदा
और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। हरिद्वार के समीप से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आफ्टर इसकी दो प्रकार की सहायक नदियां हैं, एक है इसके उत्तर से आने वाली सहायक नदियां और एक आती है इसके दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां। एक रफली मैनर में मैं यहां पर मैप ड्रॉ करता हूं कि यह है भाई गंगा नदी, जो कि 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे बड़ी धारा इसकी जो प्रवाहित होती है यह है यूपी में, ठीक है। इसके पश्चात इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है यमुना नदी, और ये यमुना प्रयागराज के समीप अपना जल विसर्जित करती है। अब यहां पर इसकी सहायक नदियों की बात की गई है, मतलब कि उत्तर से आने वाली जो एक है रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, एंड देन लास्ट में आती है इसकी सबसे पश्चिमी सहायक नदी महानंदा, ठीक है। नीचे की बात करेंगे तो यह है हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहां पर आती है टोंस, एंड लास्ट में आती है पटना में जो मिलती है यह है सोन, ठीक है। मतलब कि यहां पर यदि सहायक नदियों के कंटेक्स्ट में हम देखें कि भाई घाघर, गोमती, गंडक, कोशी, क्या ये अनुक्रम सही बैठ रहा है? नहीं। गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, तो सही क्रम क्या था? रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, घाघर या फिर घाघरा भी कहा जाता है, घाघर, गंडक, कोशी, एंड लास्ट में आएगी महानंदा। अब इतने सिनेरियो से तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही बैठ रहा है। और इसीलिए मैं अपनी पेड क्लास में भी ये बार बार बोलता हूं और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी बार बार बोलता हूं कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे, यूपीएससी के पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैपिंग से आने वाले क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। प्लॉटिंग से आने वाले जो क्वेश्चन है ये भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको आवश्यक रूप से ये पता होना चाहिए कि जो आप एटलस का प्रयोग करते हैं ये एटलस किस प्रकार से पढ़ना है और सही मायनों में एटलस पढ़ा कैसे जाता है, मैपिंग किस प्रकार की जाती है, प्लॉटिंग किस प्रकार की जाती है, ये तमाम बातें अब मैं आपको बता दूं कि भाई YouTube पर उतने डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आपके ये बैचेस काम आते हैं। यानी कि एक है SIP बैच जो कि 2025 के एस्पिरेंट के लिए है। यदि आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, पहली बात। यदि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोर्स कंप्लीट ना होने वाले छात्र छात्राओं के लिए दूसरे बैच हैं, अर्थात जिनका टारगेटेड ईयर 2026 या 2027 है, उनके लिए ये P2I फाउंडेशन बैच है। इन पर आते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। SIP बैच है ये, अर्थात यदि आपका कोर्स कंप्लीट है और आप एक सिस्टमैटिक मैनर में पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स वाले बैच आपके लिए अवेलेबल है। AKV लाइव कोड का यूज करने पर ये बैचेस आपको 3,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाएंगे। 25 जनवरी से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं शाम को 6 बजे से, तो जल्दी करिए, शायद आप लेट ना हो जाएं। 2026 और 27 के अभ्यर्थियों के लिए ये P2I बैचेस है। याद रखिएगा ये प्रतिज्ञा बैचेस है। प्रतिज्ञा बैचेस का अर्थ होता है कि यदि आप अपना टारगेटेड ईयर में प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। और साथ ही साथ यहां पर मंथली होने वाले जो टेस्ट हैं इसमें यदि आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि यदि फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं, तो आपको प्रति माह जितने भी बार आप फर्स्ट रैंक हासिल करेंगे उतने बार आपको 11,000 रुपए तक का जो प्राइज है ये दिया जाएगा। ये क्या है? तो ये मोटिवेशन प्राइज आप मान सकते हैं कि भाई आपको हर दम ये लगेगा कि यार मेरा जितना कोर्स हो गया है मैं उसको जल्दी से रिवाइज कर लूं ताकि टेस्ट सीरीज जब मेरी हो, जब मैं टेस्ट सीरीज को अटेंड करूं तो उसमें मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊं ताकि मुझे ये प्राइज मिल पाए। और फिर ये जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी रहेंगे वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, एक वीडियो कॉलिंग में बातचीत होगी और वो वीडियो कॉलिंग में हुई बातचीत फिर अपलोड की जाएगी स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं। तो ये भी बैचेस हैं, ये भी बैचेस हैं। जिन भी बैचेस से आपको ज्वाइन होना है आप इनसे ज्वाइन हो सकते हैं। रिपब्लिक डे सेल चल रही है, इसीलिए आपको इसमें AKV लाइव कोड का यूज करने पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको। लाइव क्लासेस भी हैं इसमें, MRP प्रोग्राम भी है, SIP प्रोग्राम भी है। जो बॉक्स होता है पूरा का पूरा सिलेक्शन बॉक्स ये भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि इसमें बुक्स का सेट होगा और तमाम प्रकार के वे सभी संसाधन यहाँ पर मौजूद होंगे जो भी एक UPSC एस्पिरेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तमाम बातें, जैसे कि मैं अभी ज्योग्राफी प्री PYQ की क्लास करा रहा हूं तो इसमें एक डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाता है, परंतु जब इसमें मुझे 3 घंटे 3.5 घंटे का समय मिलता है तो इसमें एक डिटेल एनालिसिस होता है। ज्योग्राफी को अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं, उसकी प्लॉटिंग करते हैं, अलग अलग
मैनर में हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि एक एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम नदी वूला झील से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है कि ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रवाहित होते हुए फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब की सहायक नदी कहलाती है। इससे पहले अपने विसर्पण के कारण ये एक झील का निर्माण करती है जो कि एक्चुअली वूलर झील है, इसको जो कि एक्चुअली गोकुर झील है, इसको नाम दिया जाता है वूलर झील। बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो कोलेरू झील है वास्तविकता में ये एक डेल्टाई झील है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो कि पहले लैगून झील हुआ करती थी, परंतु आज वर्तमान में, अर्थात पहले ये खारे पानी की झील हुआ करती थी, आज वर्तमान में ये मीठे पानी की झील है। इसका सीधे भरण कृष्णा नदी नहीं करती है, अपितु गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र के मध्य में ये मौजूद दिखाई देती है। अर्थात जो राजमुंदरी वाला एरिया है वहां पर कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां मुहाना बनाती हैं, मध्य वाले क्षेत्र में ये कोलेरू झील है। अब पहले ये लैगून थी और आज ये मीठे पानी की एक ऐसे। तो भाई पहले ये सागर तट पर, अर्थात बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर स्थित थी। बाद में जो गोदावरी कृष्णा नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेपण यहां पर हुआ, उस निक्षेपण के कारण निर्गमन तट अर्थात पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हो गया। तो पहले जो तट पर झील थी वो पीछे की ओर आ गई और आज ये वर्तमान में आपको डेल्टाई दिखाई देती है। कई प्रकार की नदियां हैं यहां पर जो कि इस क्षेत्र में अर्थात इस कोलेरू झील में आकर मिलती हैं और कोलेरू झील का जो मेन जल भरण होता है ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के द्वारा होता है, ना कि केवल और केवल कृष्णा के द्वारा। दैट इज वाई ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। गंडक नदी के विसर्पण से कंवर झील का निर्माण होता है। बिल्कुल, ये बेगूसराय क्षेत्र में अर्थात बिहार के बेगूसराय क्षेत्र में आपको मौजूद दिखाई देती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की ऑक्सबो लेक का ही उदाहरण मानी जाती है, परंतु बुक्स में ये कंटेक्स्ट नहीं मिलता है। आप याद रखिएगा ये एक प्रकार की गोकुर झील का ही उदाहरण है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है की बात यहां पर की गई है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, मतलब कि केवल और केवल दो यहां पर स्टेटमेंट सही है। तीसरा यानी कि जो सेकंड नंबर का था ये रॉन्ग है। आगे आते हैं। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करें। पहला है कटहल जिसका साइंटिफिक नाम है ऑटोकार्प्स हेटेरोफाइलस। महुआ है, मधुका इंडिका इसको कहा जाता है। सागौन है, इसको टेक्टोना ग्रैंडिस कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो कटहल है ना ये सदाबहार वृक्षों की कैटेगरी में आता है। ये है हमारा एवरग्रीन, ये सदाबहार। ठीक है, कई बार हमको सुनने में लग जाता है कि भाई ये सागौन भी तो सदाबहार है, परंतु याद रखिएगा कि शीतकाल के समय ये अपनी पत्तियां नहीं गिराता, परंतु जब मौसम शुष्क होता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्थात टेक्टोना ग्रैंडिस भी एक प्रकार का पर्णपाती वृक्ष है। तो यहां पर महुआ और सागौन अर्थात मधुका इंडिका और टेक्टोना ग्रैंडिस केवल और केवल दो ये सागौन ये पर्णपाती अर्थात डेंसिडियस फॉरेस्ट या फिर पर्णपाती वृक्षों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। नो डाउट कि भाई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है जो कि विश्व में सबसे वृहद स्थानों में से एक माना जाता है कृषि योग्य भूमि के लिए। अर्थात ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। जलोढ़ मृदा का यहाँ पर विस्तार है। विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा लाए हुए जलोढ़ निक्षेपों के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ये कहने में किसी प्रकार का संशय तो है नहीं कि चीन की तुलना में भारत के पास सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। नहीं भाई, यदि इसको हम देखें तो चीन की जो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता है यह है 4.7 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक, और भारत की निकल के आती है 2.7 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि लगभग 40 to 50% तक ये कम है, लगभग आधा है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो कितने कथन इसमें सही हैं? तो केवल और केवल दो स्टेटमेंट इसमें राइट है। 2023 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में, अच्छा मैंने ये इमेज इसलिए लगा दी है डायरेक्ट क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा था, है ना, दैट इज वाई मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? भाई इसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, यानी कि कच्छ भूमि की बात कर रहा है तो कच्छ का रण वाला ये जो क्षेत्र होगा ये आएगा। परंतु
थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क वाला एरिया है, ये जो मरकन्नम है, लवण बेसिन और नौपाड़ा अनूप, यदि आप इन क्षेत्रों को देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट पर आपको मौजूद दिखाई देते हैं, है ना। और यहां पर बात क्या हो रही है कि पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, वो भी किसका, सी लेवल का। मतलब कि यहां पर जो सागर का स्तर है ये बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन है, अर्थात जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये एक प्रकार के निजमनकारी बल की क्रिया के द्वारा निर्मित तटीय मैदान है, अर्थात ये जलमग्न तट है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन के लिए फुलफिल बैठता है। तो कच्छ का रण तो इसने यहां पर बोल ही दिया था, परंतु यदि कच्छ का रण नहीं भी बोलता और इसकी जगह यदि मालाबार या फिर कोंकण ये वाले होते तो भी हम वही लगा, मालाबार तो नहीं, फिर भी कोंकण या फिर कन्नड़ होता है इसकी जगह ऑप्शन में, तो भी हम वही यही आंसर लगाते। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित हैं। नहीं, अमरकंटक पहाड़ियों के संदर्भ में आपको शायद याद होगा कि भाई भारत में 2 ब्लॉक माउंटेन है। एक का नाम आता है विंध्यन पर्वत जो कि ऊपर की ओर दिखाई देता है, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात से ये प्रारंभ होता है और ये जाता है बिहार के सासाराम तक। देन इसके नीचे आपको 3 पहाड़ियां विस्तृत दिखाई देंगी, राजपीपला, महादेव और एक आती है मैकल, जिसमें से सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक, यानी कि ये 7 पहाड़ियों वाला क्षेत्र था, दैट इज वाई इसको कहा जाता है सतपुड़ा। इन 7 पहाड़ियों में से जो हाईएस्ट पीक थी, जिसको हम धूपगढ़ का नाम देते हैं, ये महादेव पहाड़ी पर है। और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, जिसको हम मैकल रेंज का नाम देते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक है असल में अमरकंटक चोटी या फिर अमरकंटक पहाड़ी। तो अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के बीच में है। नहीं है, सह्याद्री मतलब कि वेस्टर्न घाट माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, तो इनके मध्य में तो नहीं है। बिलीरीरंगा पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणियों के सबसे पूर्वी भाग में है। नहीं, जो साउथ में यानी कि अन्नामलाई, पांडनी और कार्डमम पहाड़ियां आती हैं, जिसको हम सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ये उसका भाग मानी जाती हैं भाई, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये आती हैं। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। नहीं, शेषाचलम पहाड़ियां वेस्टर्न पूर्वी घाट पर्वत का भाग है भाई, पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक प्रकार का असतत पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यहां पर विभिन्न प्रकार की चोटियों के रूप में इसको जाना जाता है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, गरजात पहाड़ी, जावादी, शेवरॉय, जिनमें से एक आती है शेषाचलम, जो कि लाल चंदन के लिए खासा फेमस है। तो पूछा क्या गया है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो भाई कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। नामचा बारवा गढ़वाल हिमालय का भाग है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। उपरोक्त युगों में से कौन से या कौन सा सही सुमेलित है? देखिएगा, नामचा बारवा की बात की जाए तो ये आता है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में आने के कारण ये असल में आसाम हिमालय के अंतर्गत आएगा। ये गढ़वाल हिमालय आता है उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। नंदा देवी ये भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर दी कंचनजंगा। यहां पर नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है, ये उत्तराखंड में आती है। नोकरेक आता है भाई कहां पर? ये गारो पहाड़ी पर स्थित है, और गारो पहाड़ी कहां आती है? तो मेघालय में, और मेघालय पठार है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। सिक्किम हिमालय के अंतर्गत ये नहीं आएगा, मतलब कि ये भी गलत होगा। तो यहां पर कौन से स्टेटमेंट सही है? तो केवल और केवल 2, ओनली 2। देखो यहां पर भी ना यूपीएससी थोड़ा सा भ्रमित करता है कि ओनली 2 एंड ओनली 2। ओनली 2 एक का मतलब होता है कि कोई भी 2, और ओनली 2 इसका मतलब है कि केवल और केवल 2। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जरा ध्यान से इसको पढ़ा करिएगा, ताकि भाई आप क्वेश्चन की मंशा समझ सकें। कई बार ओनली 2 का मतलब कि दिए हुए 4 या 5 स्टेटमेंट में से, या फिर दिए हुए 3 स्टेटमेंट में से कोई भी 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वहां पर संख्या नहीं पूछी जाती कई बार, तो ये भ्रमित करने के लिए बोला जाता है हमको कि हम क्वेश्चन में ज्यादा माइंड जाया करें या फिर ज्यादा समय जाया करें। ज्यादा समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं तो उसको छोड़ दें, लास्ट में आप देख लें। चलिए, दक्षिण भारत की गंडी कोटा घाटी निम्नलिखित में से किस एक से निर्मित है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि ये पेन्नार के द्वारा निर्मित है। असल में आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कडप्पा। कडप्पा क्षेत्र में ये पेन्नार एक जगह है, एक गांव है। इसको पेन्नार गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से जो नदी निकलती है ये बहुत सारी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, जिसको कैनियन कहा जाता है। ठीक है, इसको भारत का
ग्रैंड कैनियन के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी कि यदि भारत के ग्रैंड कैनियन की बात की जाए कि भारत का ग्रैंड कैनियन कहाँ है, तो ये कडप्पा नामक जिले में, ये पेन्नार गांव के समीप आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रैंड कैनियन। ठीक, आफ्टर दैट कावेरी नदी, तो कावेरी फॉल्स का निर्माण करती है, और साथ में ये उतनी गहरी घाटियों का निर्माण नहीं करती, पर यहां पर पूछा गया है गंडी कोटा घाटी, इससे संबंधित नहीं है। मंजीरा कुछ नहीं है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, दो धाराओं से ये मिलकर बनती है, एक है तुंगा एंड एक आती है बच्चे भद्रा। ठीक है, एक है तुंगा और एक आती है भद्रा, ये दोनों मिलती हैं जब, तो तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और भद्रा बांध भद्रा नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें भाई, है ना। यदि आपने इसका कमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि भाई आपसे ये नहीं बनता है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका कर दो यार, बिल्कुल सिंपल सा है ना। 4 ऑप्शन है। यदि आपको सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियां भी याद होंगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल ईजिली कर देंगे, बिल्कुल दिमाग लगाने भी नहीं पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गया कि आंसर क्या है, मैंने ऑप्शन देखी भी नहीं है, तो फिर आपने तो और ज़्यादा पढ़ा होगा मेरे से तो ज़्यादा ही। ठीक है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? तो ये राजस्थान में स्थित लवणीय झीलें हैं भाई, मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान में स्थित लवणीय झीलें हैं, अर्थात जो खारे पानी की झीलें होती हैं ना, उनके नाम है ये। राजस्थान राज्य में ये आपको देखने के लिए मिलती है। हिमनद तो जानते ही हैं आप, ग्लेशियर होते हैं। ये रामसर क्षेत्र अर्थात आर्द्रभूमि क्षेत्रों की यहाँ पर बात की गई है। पश्चात गरान, ये मैंग्रोव होते हैं, ठीक है, जो कि भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में आपको मौजूद दिखाई देते हैं। अर्थात जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं बेसिकली, उन रीजन्स में आपको ये क्षेत्र मौजूद दिखाई देंगे। ठीक है भाई, जाते जाते एक और बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आपको ये सीरीज अवश्य अटेंड करनी है। कल सुबह 11 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी नई सीरीज में, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और यदि किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो आप AKV लाइव कोड का यूज करना ना भूलें। ग्रेट फेस्टिवल चल रही है यहाँ पर, यानी कि रिपब्लिक डे सेल यहाँ पर चल रही है। उसका पार्ट बनने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।